अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़शान बशीर। प्रोग्राम में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। कराची में करोला डकैत गैंग बेलगाम, पुलिस वर्दियों में मलबूस डकैतों ने उम्रा ज़ायरीन को भी ना छोड़ा। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाक़यात में आए रोज़ इजाफा। रानीपुर के बाद इस्लामाबाद में घरेलू तशद्दुद का एक और केस सामने आ गया। मेडिसन शॉर्ट, डॉक्टर्स की कमी और अस्पतालों में बेड्स भी दस्तयाब नहीं, ये है मुल्क के सरकारी अस्पतालों का अहवाल। और मुल्क भर में शहरी साफ पानी से महरूम और सीवरेज का निज़ाम बोसीदा। ये है पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर। कराची की बात कर लेते हैं। और कराची की जब भी हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो सबसे अहम चीज़ जो कि डिस्कस होती है वो क्राइम इंडेक्स है, जो कि दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और क्यों सिक्योरिटी इदारे इस पर काबू पाने में नाकाम है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ज़िशान, सऊदी अरब से वापस आने वाले उमरा ज़ायरीन कराची में पुलिस वर्दी में मलबूस वाइट करोला डकैत गैंग के हाथों लुटने लगे हैं। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सुनो न्यूज को मौसूल हो चुकी है और डकैती का वाकया गुज़श्ता रोज लियाकताबाद नंबर 3 में पेश आया। मुलजिम शहरी अरशद हुसैन की एहलिया से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लूट कर फरार हो गए, जबकि डाकू पुलिस एहलकार बनकर शहरियों के पासपोर्ट भी चेक करते रहे हैं। ये तमाम तर सूरत हाल कराची में दरपेश है। और ये इलाका जो बताया गया है ये लियाकताबाद नंबर 3 है, जहाँ पर वाइट करोला गैंग सरगर्म है। इसी तमाम तर चीज़ों के दौरान जो है वो गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान मज़ीद वाक़यात भी पेश आए हैं, लोगों को लूटा गया है। और वहाँ एक घर में डकैती की वारदात हुई थी और वहाँ पर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसी गैंग के 5 जो डाकू थे उन्हें हलाक कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये डकैत गैंग मुतहरिक है, वारदातों का सिलसिला जारी है। जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्हें मुतहरिक होने की ज़रूरत है और इस जो करोला डकैत गैंग है इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इनको रोका जा सके। करोला डकैत गैंग ही नहीं, वैसे भी जो स्ट्रीट क्राइम है कराची में वो शायद इस हद तक बढ़ चुका है कि लोग बाहर निकलने से, खुसूसन रात के वक्त बाहर निकलने से घबराते हैं, डरते हैं और ऐसे इलाकों में जाने से गुरेज करते हैं जहां पर इस तरह की वारदातें तसलसल के साथ पेश आती रही हैं। ताहम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, वो अपने तई इस बारे में कोशिश भी कर रहे हैं कि क्राइम इंडेक्स को बहरहाल किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। उम्मीद करते हैं जो भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं वो खुशाइंद और बराबर साबित हों और इस क्राइम रेट को कंट्रोल किया जा सके। अच्छा ज़िशान, कराची के बाद इस्लामाबाद से भी एक अफसोसनाक खबर है कि इस्लामाबाद में घरेलू तशद्दुद का शिकार एक और 13 साला घरेलू मुलाजमा की वीडियो बयान और तशद्दुद ज़दा वीडियोस सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर एक बात अहम है कि एक और क्योंकि आजकल तो काफ़ी इस तरह की जो खबरें हैं वो रिपोर्ट हो रही हैं। अंदली फातिमा इनका नाम है और इनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात जाहिर हैं। बच्ची ने अपने वीडियो बयान में बताया कि इस्लामाबाद के घर में काम करती थी, वहाँ मुझ पर जुल्म किया जाता था, मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था और हैंगर से मारते थे, घर की मालिकन के बच्चे भी मारते थे। मुझ पर 2 बार ज़िशान बच्ची का कहना है कि कुत्ते भी छोड़े गए। और बच्ची अंदली फातिमा ने बताया कि बच्चों के मामू ने बदतमीजी की तो उन्हें रोका और जब मालिकन को बताया तो उन्होंने उल्टा मुझे मारा और कहा कि मेरा भाई ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जी हाँ, इसके अलावा जो इस वीडियो बयान में इस मुलाजिमा बच्ची का कहना था, इस बयान के दौरान वो डरी हुई थी, किसी को कुछ नहीं कह सकती थी। ये तमाम तर चीज़ें जो सामने आ रही हैं। अफसोसनाक वाक़या एक रानीपुर का भी सामने आया था, वहाँ पर भी बच्ची को इसी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहरहाल उस सिलसिले में भी कार्रवाई हो रही है। नईम जंजुआ इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है, जो इस्लामाबाद में वाक़या पेश आया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। नईम, ये तमाम तर जो वाक़या है 13 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद किया गया है, इसका वीडियो बयान सामने आया है, ये क्या वाक़या है, तफसीलात क्या सामने आई हैं और पुलिस इस सिलसिले में अब क्या कर रही है? सामने आया और इसमें जो 13 साल की जो बच्ची है इसका नाम है अंदली फातिमा। इसका जो FIR थी वो आज से 3 दिन पहले दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो जैतून और जो समरा है खातून, उनके घर में ये काम करती थी और उन्होंने इसको तशद्दुद का निशाना बनाया था। उन खातून को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया था, उनकी तो जमानत हो गई।
अब आज जो है वो इस बच्ची का जो एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें वो कह रही है कि मुझे जो खातून है समरा, उनकी तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। उसके पेट पे और चेहरे पे जो है वो गरम चम्मच से जो है वो निशान लगाए जाते थे। इसके साथ जो उनका खातून का जो भाई था वो इसके ऊपर बुरी नजर भी रखता था और उससे कुछ हरकतें ऐसी करता था। जब उसने उसको खातून को बताया तो उल्टा उसको समझाने की बजाय उन्होंने इस बच्ची को मारा। उसके बाद इसके ऊपर 2 दफा जो है वो कुत्ते भी छोड़े गए हैं। इसके साथ साथ जो ये बच्ची कहती है कि मेरे ऊपर जो है वो गाय बगाए तशद्दुद भी किया जाता था, मुझ पे गर्म पानी भी उंडेल दिया जाता था और इस तरीके से ये तंग करते थे और फिर मुझे किसी से बात भी नहीं करने देते थे। जी नईम, ये बताइएगा कि पुलिस अब क्या कर रही है, कार्रवाई अब तक क्या की गई है गिरफ्तारी के लिए? इसमें ये मुकदमा तो चूंकि 2 रोज कबल हो गया था और उसमें जो खातून है, मैंने जिस तरह बताया कि इनको अदालत में पेश किया गया था और उनकी जमानत हो गई है। अब ये जो है ये ट्रायल अदालत में चलेगा, उसके बाद ये एविडेंस वगैरह जो ठीक है, मामला अदालत में है, देखना यह है कि इस पर मजीद क्या पेशरफ्त होती है। बहुत शुक्रिया नईम जंजुआ, इस्लामाबाद से हमें आगाह कर रहे थे। अंदलीब फातिमा नामी ये बच्ची तशद्दुद किया गया और इसका वीडियो बयान भी सामने आया है। और जिस तरह से जिक्र हम कर रहे थे रानीपुर वाक़े के हवाले से कि वहाँ पर भी इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। ज़िशान, गुर्बत और महंगाई गरीबों की जान की दुश्मन बन गई है। मौशी बोझ तले दबे लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए मासूम बच्चों को काम पर लगा दिया है। घरेलू मुलाजिम बच्चों पर जुल्म का सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा। जैसा कि सिंध के जिला खैरपुर की तहसील खरी मीरवाह के इलाके रानीपुर में पीर की हवेली में काम करने वाली 10 साला मासूम बच्ची पर जुल्म की दास्तान सामने आई है। पीर के मुबैना तशद्दुद से 10 साला घरेलू मुलाजिमा जान की बाजी हार गई। पुलिस ने पहले तो मुलजिम से साज़-बाज़ करके मामले को दबाने की कोशिश की, मगर बच्ची पर तशद्दुद की फुटेज मंजरियाम पर आने के बाद पुलिस ने होश के नाखून लिए और मरकजी मुलजिम असद शाह को गिरफ्तार करके 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। जबकि पीर की अहलिया ने कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत भी हासिल कर ली है। कत्ल छुपाने और सहूलतकारी के इल्ज़ाम में SHO को मुअत्तल कर दिया गया और झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर को भी ज़ेरे हिरासत ले लिया गया है। दूसरी जानिब मासूम बच्ची की माँ इंसाफ के लिए दुहाई दे रही है। अब देखना यह है कि इस सिलसिले में पुलिस कार्रवाई करती है। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, वाहिद मेहर से बात करते हैं और जानते हैं कि अब तक इस केस के हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आई है। अब वाहिद बताइएगा कि चूंकि पीर असद शाह को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की तहकीक कहाँ तक पहुंची है? देखें, पुलिस की तफ्तीश जो है वो शुरू में ही सबके सामने आ गई थी कि SHO ने किस तरह से इतने बड़े मामले को जो वो रफा दफा करवाने की कोशिश की। ये तो DIG सक्खर के नोटिस के बाद ये सारी कार्रवाइयां अमल में आई हैं, तो उसके बाद जो वो SSP खैरपुर को भी होश आया और ये जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई। किस तरह से बच्ची के साथ ये इतना बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है कि वीडियो में सब कुछ वाज़ेह वायरल है कि किस तरह बच्ची के साथ जो वो उसको तशद्दुद किया गया है और वो तड़प तड़प कर उसने जान दी है। उसके बाद आज जो है वो कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। बच्ची की कब्र कुशाई के लिए आज आर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें नवाब शाह के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसको जो है वो इस पे मुकर्रर किया गया और उसके साथ साथ पुलिस भी जो है वो कब्र के ऊपर तैनात की गई है ताकि बच्ची की कब्र की पहले कोई गैर कानूनी तरीके से उसको वहां से जो है वो लाश निकाली जाए या कुछ और किया जाए। जी ये बताइएगा वाहिद के जो पीर की अहलिया हैं उन्होंने कबल इस गिरफ्तारी की जमानत भी हासिल कर ली है। अब उनकी गिरफ्तारी करने के लिए, इस जमानत को मनसूख करवाने के लिए क्या कोई कोशिशें की जा रही हैं? देखें, कानून के अंदर बहुत सारी शिकें ऐसी होती हैं कि कत्ल का जो मुल्जिम होता है वो भी जमानत लेकर जो है वो बाहर आ जाता है। अब इसमें कानून के जो दाव पेच हैं वो तो एक कानूनी माहिरीन ही सही बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि उसको बेल आखिर दी क्यों गई, किस तरह से हर चीज़ वाज़ेह है। वीडियो में एक मुल्जिम वाज़ेह जाहिर है, उसके बावजूद भी उसकी बेल जो है वो अदालत में मंजूर हो गई और वो 7 दिन के लिए जो है वो हिफाजती जमानत पर जो है वो उनको गिरफ्तार न करने की जो है, और उन्होंने कहा कि मैं जो है वो जो मकामी अदालत है वहाँ पर पेश होकर जो भी केस है मैं उसको फेस करूंगी। पर असल वजह वही है कि जो गुर्बत है वो सबसे बड़ी एक कह लें कि हम सबके लिए मसला तो सबसे बड़ा ये कि वो माँ दुहाइयां दे रही है कि मैं इस वजह से खामोश थी कि 2 दिन मेरी बच्ची वहां पड़ी रही, कि मेरी 2 बच्चियां और वहां मौजूद थी। अच्छा। जिसकी वजह से मैं खामोश थी कि वो बच्चियां मेरी घर आएंगी तो उसके बाद मैं अपनी जो खामोशी है वो तोड़ूंगी। अफसोसनाक वाकया पेश आया है, इसको चाहिए कि कवानीन पर इम्प्लीमेंट करवाए और जो मुजरिम है उन्हें करार वाकई सजा दिलवाई जाए। वाहिद मेहर हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तरह हमें डिटेल बता रहे थे। वाहिद मेहर, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं मुल्तान की, और ये भी एक अफसोसनाक वाकया है। बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के वाकयात जिस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, कुछ उसी
सिलसिले में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया मुल्तान में, जहाँ शायद खून सफ़ेद हो गया। मुल्तान के इलाके मती तल में सगे रिश्तों ने जुल्म की इंतहा कर दी। चचा और दादी ने 4 साला बच्ची फातिमा को कत्ल करके 25 फीट गहरे मैन होल में फेंक कर बच्ची की गुमशुदगी का ड्रामा रचा दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने कमसिन फातिमा की लाश निकाल ली। जबकि पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिम फैसल ने घरेलू झगड़े के बाद बच्ची को सीवरेज लाइन में फेंका। पुलिस ने मरकजी मुलजिम चचा फैसल और बच्ची की दादी को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूल बच्ची के वालिद इरफान और चचा अदनान को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फैसल ने एतराफ़े जुर्म कर लिया, जबकि बच्ची को घरेलू झगड़े पर उसके वालिद से बदला लेने के लिए कत्ल किया गया था। ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से। ये वाक़या क्या है, अब तक क्या तहकीकात हुई हैं, उनसे हैं। ज़ुहैब बताइएगा इस तमाम तर वाक़े के बारे में। अब पुलिस मज़ीद क्या कर रही है इस गिरफ्तारी के बाद? के इलाके चार डोरेवाला में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है, जिसमें सगे चाचा ने अपनी 4 साला भतीजी को 35 फुट गहरे गटर में जो है वो गिरा दिया है और उसके बाद बच्ची जो है वो जान की बाजी हार गई। रेस्क्यू एहलकार जब मौके पर पहुंचे तो उनकी जानिब से जो है वो 2 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद उसको निकाल कर डेड बॉडी जो है वो निश्तर अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई। इस वक्त हम उसी जय हादसा पर मौजूद है। मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको ये मनाजिर दिखा सके तो ये उस 4 साला फातिमा का जो है वो घर है और उसी के बिल्कुल साथ ही दीवार के साथ ये मेन होल है, मेन गटर है 35 फुट गहरा, जिसमें मुलजिम फैसल ने जो है वो अपनी 4 साला सगी भतीजी को जो है वो इसमें गिरा दिया था। सबसे पहले फैसल ने रात को ही जो है वो पुलिस को फ़ोन किया कि उसकी जो 4 साला भतीजी है वो अगवा हो चुकी है और इतला मिलते ही मौके पर जो मुतलका थाना सीतलमाड़ी है उसकी पुलिस यहाँ पर पहुँची। उन्होंने बच्चे की तलाश जो है वो शुरू कर दी, लेकिन शक पड़ने पर पुलिस की जानिब से जो है वो मुलजिम फैसल को जो है वो गिरफ्तार किया गया, उससे तहकीकात की गई, उससे तफ्तीश की गई और तफ्तीश के दौरान जो है मुलजिम ने इतराफ़ किया कि मैंने बच्ची को जो है वो घर के करीब जो 35 फुट गहरा गटर है उसमें गिरा दिया, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू एहलकारों को कॉल की। रेस्क्यू ने पहुँच ज़ुहैब बुखारी हमें आगाह कर रहे थे मुल्तान से। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद भी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। यासिर बताइएगा, ये गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, चचा फैसल को गिरफ्तार कर लिया गया, बच्ची की दादी को गिरफ्तार कर लिया गया है, मज़ीद इस केस में क्या इंकशाफात हुए हैं और पुलिस की जानिब से मज़ीद कार्रवाई क्या की जा रही है? जी, पुलिस ने इब्तदाई तौर पर जो मरकजी मुलजिम फैसल उसके साथ बच्ची की जो दादी है नसीन उसको गिरफ्तार किया, जबकि बच्ची के वालिद और दूसरा चचा अदनान इनको भी साथ लेकर गए थे। पुलिस के मुताबिक इनका घर में झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद ये जो मरकजी मुलजिम फैसल है इसने अपने भाई से बदला लेने के लिए अपनी ही भतीजी को जो गायब किया, उसके बाद उसने गटर लाइन में फेंक दिया, जिसके बाद पुलिस को इतला दी कि बच्ची को अगवा कर लिया गया है। इस वाक़े के बाद जब पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की तो उनको शक पड़ा कि ये मरकजी मुलजिम जो फैसल है इसने बच्ची को गायब किया। पुलिस ने तहकीकात के दौरान उससे ये बच्ची के हवाले से पूछा तो उसने बता दिया कि मैंने बच्ची को गटर लाइन में फेंका। इब्तदाई तौर पर जो मालूमात हमें मौसूल हुई है उसके मुताबिक सिर्फ घरेलू झगड़े पर बदला लेने के लिए एक मासूम बच्ची को इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। खून सफेद हो चुका है, अपना सगा चचा सोच से बाहर है। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो अब तक जो हकायक सामने आए हैं उनके मुताबिक घरेलू झगड़े की बिना पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में आगाह कर रहे थे। तो नाजरीन, अब आगे बढ़ते हैं और बलूचिस्तान के जिला नसीराबाद से आपको खबर देते हैं, जहां पर डेरा मुराद जमाली में बिजली की तारें घर में गिरने से 5 अफराद करंट लगने से जान की बाजी हार गए। ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद बिजली की तारें घर में गिरने से करंट फैल गया, जिससे मियाँ बीवी, उनके 2 बेटे और 60 साला पड़ोसी जान की बाजी हार गया। तमाम अफराद की लाशें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। हुसैन बख्श सोलंगी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। हुसैन बख्श, बताइएगा इस वाक़े के बारे में, ये किस तरह से वाक़या पेश आया? गुज़िश्ता शब ट्रांसफार्मर में फ़नी खराबी के बायस बिजली का शॉर्ट सर्किट होने से करंट लगने के बायस डेरा मुराद जमाली के रहायशी एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जो है वो लुकमा अजल बन गए थे, जबकि एक ख़ानदान का एक शख्स जाँ बाक हो गया था। इसके अलावा जो है वो एक ख़ातून जो है वो ज़ख्मी भी हुई थी। मैं इस वक्त उन मुतासरा ख़ानदान के घर में मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो गुज़िश्ता शब पेश आया और वाक़या पेश आने के बाद जो है वो किसी भी रेस्क्यू टीम या किसी सरकारी सतह पर जो है वो इन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया। मकामी अफराद जो है वो इलाका मकीनों ने अपनी
मदद आप जो है वो लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया और वहाँ पे पहुँचते ही जो है वो अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद लाशें जब उर्सा के हवाले की गई, तो जब लाशें घर पहुँची तो घर पहुँचते ही कोहराम मच गया और इसके बाद जो है वो इनका नमाज़ जनाजा अदा कर दिया गया और इनकी तदफीन भी कर दी गई है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता चलूँ तो महकमा वापडा की जानिब से इस वाक़े का नोटिस ले लिया गया है और जो है वो SDO को जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इसके अलावा जो है वापडा हुकाम की जानिब से भी जो है वो कार्रवाई का इंदिया दिया गया है कि हुसैन बख्श सोलंगी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे लाहौर और पंजाब में हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से। साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद एक डेवलप शहर है, लेकिन इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल पिम्स अस्पताल, वहाँ पर सहूलियात नहीं दी जा रही। जो मरीज़ हैं बेचारे वो परेशान हैं, जबकि वहाँ पर MRI मशीन तक दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से सबसे पहले एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पिम्स अस्पताल, लंबी लाइनें, घंटों इंतजार, सिटी स्कैन सिर्फ एक तो MRI मशीन सालों से खराब। आदाद शुमार के मुताबिक जुड़वा शहरों, आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क भर से रोजाना 10 से 12 हजार मरीज पिम्स अस्पताल का रुख करते हैं। अस्पताल पहुँच भी जाएं तो लेबॉरेटरी टेस्ट, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए ख्वार होना मामूल की बात है। यूं मरीज 12,000 से 14,000 रुपए में सिटी स्कैन और 20 से 22,000 में MRI टेस्ट प्राइवेट अस्पतालों से करवाने पर मजबूर हैं। स्लिप के लिए मैं गई, उसके बाद मैं आई वापस, मेरे वालिद नहीं मिले। अब मैं 4 साढ़े 4 हो रहे हैं। इस वक्त पुलिस को जाके दिया कि तब कैमरा खोले, उधर से कैमरा उसका नहीं हो रहा। मुझे बताएं मैं कहाँ पे जाऊँ? मेरे वालिद 84 के, वो मर जाएंगे। इतनी देर तो वो वैसे भी नहीं सर्वाइव कर सकते। यहाँ पे पेशेंट ड्रिप लेके खड़े रहते हैं और वेटिंग पे होते हैं कि कब जो है ना डॉक्टर्स आए और वो हमारी बात सुने। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे शायद सिफारिश से चलते हैं या किसी के रेफरेंस से ये लोग ठीक चेकअप करते हैं। डॉक्टर्स जो है वो अपनी ड्यूटी पे तो मौजूद होते हैं, लेकिन वो रूम्स के अंदर होते हैं, वो रिलैक्स होके बैठे हुए होते हैं। 3 टेस्ट ऐसे थे जो हमने बाहर से करवाए हैं, 8,000 के हमने टेस्ट करवाए हैं, जिसकी 2 घंटे में रिपोर्ट्स भी आई हैं। वो अभी तक डॉक्टर ने आके देखी नहीं है, तो हम इंतजार में बैठे हुए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स अस्पताल डॉक्टर इमरान सिकंदर कहते हैं, अस्पताल पर मरीजों का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त। सहूलियात की फराहमी के साथ अस्पताल की तोसी नागुजीर हो चुकी है। पिम्स अस्पताल में इस वक्त सिर्फ 550 मरीजों के दाखिले की गुंजाइश है। 1985 में जब ये पिम्स बना, उसके बाद उस वक्त पॉपुलेशन जो थी इस्लामाबाद की वो बहुत थोड़ी सी थी। अभी इस्लामाबाद की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन कोई 200 टाइम्स 400 टाइम्स के करीब इंक्रीज़ कर चुकी। पिम्स की भी एक्सपेंशन हुई, लेकिन उस लिहाज से एक्सपेंशन नहीं हुई। पिम्स की तर्ज के कम से कम एक और जो है वो हॉस्पिटल इस्लामाबाद में बनाया जाए ताकि उसकी जो है वो लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। दूसरी जानिब पाकिस्तान इस वक्त सेहत के शोबे पर 2% से भी कम खर्च कर रहा है, जबकि आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ये रकम GDP का 6% होनी चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत के बाद अब सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। लाहौर की 1 करोड़ 30 लाख आबादी के लिए शहर में 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े सरकारी अस्पताल हैं और अरबों रुपए का बजट मुख्तस किया जाता है। इसके बावजूद यहाँ पर मरीजों को मुश्किलात का सामना है। इस बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लाहौर के मेयो अस्पताल में जैसे पूरा शहर उमड़ आया है। मर्दो जन, बूढ़े और बच्चे, हर कोई चाहता है उसको मुनासिब इलाज मिले, मगर उनमें अक्सर को इलाज की सहूलतें नहीं मिलती। मरीजों के लाहिकीन का कहना है कि मरीजों को कभी एक कमरे में भेजा जाता है तो कभी दूसरे में। कोई भी सहूलत नहीं दे रहे, देखते हैं और कहते हैं कि हम आउटडोर में ले जाए। मेरी बारी नंबर से मिल जाए, नहीं जिसने उसके मुठील में लगाया वो काम सही है। लाहिकीन का शिकवा है कि उनको मुफ्त दवाई मिलती है और ना मुफ्त टेस्ट की सहूलत है। बच्चे नु अंदर लेके गए हैं, पूछताछ सी कोई नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा। ओदे टेस्ट करवाने ने 600 रुपया लगेगा तो फिर टेस्ट होंगे अंदर। लाहौर शहर में 1 दर्जन से ज्यादा टर्शरी केयर अस्पतालों के अलावा सैकड़ों प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक्स मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद भी आवाम को मुफ्त और फौरी इलाज की सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। नाज़रीन, अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा के सरकारी अस्पतालों की हालत हर गुजरते दिन के साथ अबतर होती जा रही है। मरीजों के लिए अद्वियात तक नहीं, जबकि तशखीसी मशीनें भी कई साल से खराब पड़ी हैं। जी हाँ, मरीज जो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं उन्हें महंगे दामों इलाज करवाना पड़ता है। इस बारे में हमारे पास रिपोर्ट मौजूद है, वो देखते हैं।
बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में सस्ता और मयारी इलाज करवाना अब एक ख्वाब बनकर रह गया है। शहर के दो बड़े सरकारी सिविल सेंटिमन अस्पताल और बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में सहूलियात का फुकदान है। दोनों अस्पतालों में ना अद्वियात मौजूद हैं और ना ही टेस्ट करवाने की मशीनें दुरुस्त हालत में हैं। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एंजियोग्राफी की मशीनरी गुज़श्ता 2 सालों से खराब है। ऐसे में गुर्बत के सताए हुए अफराद को प्राइवेट टेस्ट करवाना पड़ता है, जो अवाम की जेब पर बहुत भारी है। सबसे बड़ा अस्पताल है सर, इसमें खाली सुरुंच नहीं मिल रहे, गोली दवाई तो कुछ नहीं है, खाली सुरुंच नहीं है, कुछ नहीं है। सारे मरीज दर पदर घूम रहे हैं, गरीब आवाम है। टेस्ट के लिए बोला है उन्होंने, दिया है उधर जाओ 100 रुपए हर एक टेस्ट का अलग ले रहे। बाबा ये खून का टेस्ट है, गरीब आदमी है, मुलाजिम आदमी कहाँ से अफोर्ड कर सके। दूसरी जानिब डॉक्टर जीनत तरीन डिप्टी MS बोलान मेडिकल अस्पताल का मौक़िफ़ है कि सहूलियात के लिए 12 हुकूमत और हुक्काम बाला को कह चुके हैं। हमने 2 फाइनेंशियल ईयर एक बजट से चलाया है। सफ़र तो हमने किया है, स्टिल वी आर सफरिंग, क्योंकि हमारा मेजर बजट जो इस फाइनेंशियल ईयर का है वो अभी तक रिलीज़ नहीं हो सका है, तो वो आएगा तो हम फैसिलिटेट हो जाएंगे। इस वक्त फ़िलहाल हमारा हॉस्पिटल जो है लोकल परचेज भी चल रहा है। हर साल सेहत के शोबे में अरबों रुपए का बजट रखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद सूबाई दारुल हुकूमत में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। इन अस्पतालों को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि सूबे के दूर अफ्तादा अजला की क्या सूरत हाल होगी। सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार हमारे सामने है। मरीज़ यहाँ पर जाते हैं लेकिन उन्हें मुश्किलात का परेशानी का सामना करना पड़ता है। या तो यहाँ पर तशख़ीसी मशीनें दस्तियाब नहीं हैं, अगर मशीनें दस्तियाब हैं तो वो गैर फ़ाल होती हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी अस्पतालों से अद्वियात मिलती हैं, मुफ्त अद्वियात की ये फैसिलिटी लोगों को मिला करती थी, वो अब तकरीबन नापैद हो चुकी है। बहुत कम सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पर ये मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती हैं। 2 सेक्टर जो कि जिनके लिए बजट हमेशा अच्छा होना चाहिए और इनके लिए काम होना चाहिए, वो है तालीम और सेहत का सेक्टर। लेकिन इसके बावजूद अरबों रुपए यहाँ पर खर्च किए जाते हैं सरकारी अस्पतालों पे। यहाँ पर हज़ारों और लाखों में अगर तनख्वाहें भी दी जाती हैं डॉक्टर्स को, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। सरकारी अस्पतालों का रुख इसलिए करते हैं कि वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों में हालात ऐसे होंगे तो जो मरीज अपनी सेहत की बेहतरी के लिए वहाँ जाएगा तो वो ठीक होकर वापस नहीं आएगा। बहुत से मसाइल हैं, तो जो ऐवान बाला में बैठे हमारे नुमाइंदे हैं उन्हें चाहिए कि इस तमाम तर मामले पर नोटिस लेना चाहिए और इन अस्पतालों की हालत ज़ार पर गौर करना चाहिए। चलें, हम अपना फ़र्ज पूरा कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उम्मीद है कि इस पर अब नोटिस भी लिया जाएगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अवामी मसाइल में से एक बड़ा मसला शहर के बोसीदा सीवरेज निज़ाम का है। रायबंद शहर की अगर बात करें तो नाकारा सीवरेज सिस्टम की वजह से बारिशी पानी घरों में दाखिल हो जाता है, जबकि कॉरपोरेशन अमला मंजर से भी गायब हो जाता है। गंदे पानी की वजह से यहाँ बीमारियाँ भी फैलना शुरू हो गई हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे काशिफ रमज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। काशिफ, कहिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है? रायबंद मिशन कॉलोनी में मौजूद हूँ। अगर इस इलाके की बात की जाए तो अरसा दराज से इस इलाके का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से इस इलाके की गलियां और सड़कें जो है वो दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। दूसरी जानिब अगर शहर रायबंद की बात की जाए तो शहर रायबंद के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त सीवरेज और बारिश के पानी से डूबे हुए हैं। शहरियों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है, शहरी जो अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया भी इस वक्त मंजर आम से गायब दिखाई दे रही है। इंतजामिया का कोई भी शख्स जो इस सीवरेज और बारिश के पानी को निकालते हुए नजर नहीं आ रहा। और रायबंद CO यूनिट इंतजामिया अपने आला अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का बारहा इंतजामिया से यही मुतालबा है, खुदारा हमारे ऊपर रहम किया जाए और रायबंद शहर के तो गंदे पानी की वजह से वहाँ के मकीन काफी परेशान हैं। उनका क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। अभी महाल हुआ है, जगह जगह पर गड्ढे बड़े हुए हैं, यहाँ पे रिक्शा और मोटरसाइकिल गुजरना बहुत ही मुश्किल हुआ है। कोई भी मेहमान आते ने गटर दे विच डिग पैंदे ने, बच्चे भी डिग पैंदे ने। ये ट्यूबवेल के पैप सारे फटे हुए हैं, उस वजह से पानी बाहर आता है। बिल्कुल नाकस निजाम है। CO यूनिट को 2 महीने से काले कर रहे हैं, वो किसी का फोन रिसीव नहीं करता। जितनी भी गलियां हैं, बाजार हैं, वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। तमाम इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आए हुए हैं। ठीक है, और अब फैसलाबाद की बात कर लेते हैं, जिसकी सबसे बड़ी तहसील और 400 साल पुराना तारीखी शहर जड़ांवाला में नाले की सफाई न होने की वजह से सीवरेज का पानी गांव में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए महकमा ड्रेनेज के अफसरान से फौरी नाले की सफाई का मुतालबा कर दिया है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम फरीद से। गुलाम फरीद, कहिएगा कि वहाँ पर मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया है, अब क्या सूरत हाल है?
इस वक्त मैं जड़ावाला का नवाही इलाका 238 गाबे वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सीएम नाला की सफाई ना होने की वजह से सीएम का जो सीवरेज का पानी है वो बस्ती में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इस हवाले से भी आज जो इलाका मकीन है वो एहतजाज कर रहे हैं। इनसे जानना चाहेंगे वो उनका क्या कहना है और जो सीवरेज का निज़ाम है वो कैसा चल रहा है। यहाँ पर जो सीएम नाला की सफाई अभी तक क्यों नहीं हुई? 6 महीने पहले इस नाले की सफाई की गई, लेकिन सफाई नाकस है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵੜ ਰਿਹਾ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ, ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪਰੇशान ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ अपील है कि ਇਹਦਾ कोई बंदोबस्त किया जाए। सीवरेज का उल्टा पानी जो गांव में दाखिल हो रहा है, तो उन्होंने आला अफसरान से यही मुतालबा किया है कि खुदा का खौफ खाएं और इस नाले की सफाई की जाए ताकि जो बारिशों का पानी है वो यहाँ से गुजरे और हम सुख का सांस ले सकें। जी नाजरीन, जलालुद्दीन खिलजी की निस्बत से मंसूब शहर जलालपुर भटिया हाफिजाबाद की तहसील है। इस तारीखी शहर का निकासी अब नाकाम हो गया है। सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और अहले इलाका को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का भी सामना है। यहाँ क्या सूरत हाल है ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बताइएगा, क्या वजह है कि यहाँ पर सीवरेज के अबतर निज़ाम पर अब तक काम नहीं किया जा सका? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर भटिया शहर की मेन शहर गुजरांवाला सरगोदा रोड पर, जहाँ पर इंतजामिया की गफलत के पास सालों से सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर तालाब और गंदे जोड़ का मंजर पेश कर रहा है। इस रोड पर मुसलसल पानी खड़ा रहने से मुसाफिर हज़रात और शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मैं आपको ये भी बता दूँ, इस रोड पर शहर का सबसे बड़ा कदीमी कब्रिस्तान वाक़ है, जहाँ शहरियों को अपने प्यारों की तदफीन के लिए इससे गुजर कर जाना पड़ता है, जो किसी अजियत से काम नहीं है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उनको यहाँ से गुजरने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। निकासी आब का मसला शहर का दरीना मसला है। हमें बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए इस गंदे पानी से गुजर कर जाना पड़ता है, जो कि किसी अजियत से कम नहीं। हमारी अरबाब अख्तियार से अपील है कि फिल फौर जो है वो इस निकासी आब के मसले को हल करवाया जाए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। उनका यही कहना था कि यहाँ पर सालों से गंदा पानी खड़ा है, हमें बच्चों को स्कूल छोड़ने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हमारी ज़िली इंतज़ामिया अरबाब अख्तियार से अपील है कि इस मसले को फौरी हल निकाला जाए। तो मोहम्मद कलीम खान हमें सूरत हाल बता रहे थे कि जलालपुर भटिया में ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ के मकीन परेशान हैं। एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया अपना काम करे। अगर हम लाड़काना की बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी ही है। गंदा पानी जमा होने से वहाँ के जो रहने वाले हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। अब्दुल फता उडो हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अब्दुल फता बताइएगा, यहाँ क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाड़काना के फैसल कॉलोनी में। यहाँ की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 3 माह से जो है ये गली मोहल्लों में जो है वो पानी खड़ा हुआ है, सीवरेज का पानी खड़ा है, जिसकी वजह से जो यहाँ के रहने वाले हैं इलाका मकीन है वो सख्त अजियत से गुजर रहे हैं। और इस पानी की वजह से ना सिर्फ ताफुन फैल रहा है और बल्कि मच्छर और मलेरिया भी फैल चुका है, जिसकी वजह से शहरी जो है सख्त अजाब में मुब्तला हैं। उनका यही कहना है कि हमने मुतअद्दिद बार जो नौ मुंतखब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर है उसको आगाह भी किया था, जिसके पास तकरीबन 250 करोड़ से ज़्यादा की बजट है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने पानी निकास के लिए कोई भी खातिर ख्वाह जो है इक़दाम वगैरह नहीं किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा है। उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नौमुंतखब मेयर को गुजारिश की थे, खुदारा हमारे जो फैसल कॉलोनी में खड़ा सीवरेज का पानी है उसके निकासी के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ ताकि जो दौर अजाब से गुजर रहे हैं उससे वो बच सकें। जी लाड़काना से अब्दुल फता उडो हमारे साथ मौजूद थे, वहाँ की सूरत हाल से आगाह करे थे। अगर आप भी अपने शहर और गली मोहल्लों के मसाइल ऐवानों तक पहुँचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपने प्रोग्राम में उसकी आवाज़ बुलंद करें तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपके मसाइल को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अब मंडे को। खुदा हाफिज़।